आज का अपना जो टॉपिक है ये है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन गैस को एक डिस्चार्ज ट्यूब में ले लें और लो प्रेशर पे जब उसमें से लाइट एमिट होती है तो उस लाइट को अगर हम पास करा दें किसी प्रिज्म से, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोप में जब हम इसको स्टडी करेंगे तब हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है इसे कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि कुछ इस तरीके से यहां हमने एनोड कैथोड लिया और ये जो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, इस लाइट को अगर हम प्रिज्म से पास करा दें और यहाँ पे स्पेक्ट्रम देखेंगे तो ये जो स्पेक्ट्रम होगा इसे बोलेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक, और ये स्पेक्ट्रम क्योंकि हमने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को लिया और इस हाइड्रोजन गैस को हाई वोल्टेज पे, लो प्रेशर पे एक तरह से हाइड्रोजन के जो पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी मिली, तो भाई इस वजह से जो हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है उस स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम। क्योंकि जब एनर्जी मिलेगी इन हाइड्रोजन के पार्टिकल्स को तो इनका इलेक्ट्रॉन जो नॉर्मली इस तरीके से फर्स्ट सेल में होता है एनर्जी लेकर के हायर सेल में चला जाएगा और उसके बाद जब हायर सेल में जाएगा तो वहां वो बहुत कम टाइम के लिए रहता है, लगभग मान लीजिए इतने कम टाइम के लिए 10⁻³ सेकेंड, बहुत ही कम है ये। तो इतने कम टाइम तक रहने के बाद ये वापस से नीचे आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो जितना एनर्जी लेके ये गया था उतनी एनर्जी ये रिलीज करेगा, यानी एमिट करेगा। और यही जो एनर्जी है हमें यहाँ बैंड्स के फॉर्म में दिखाई देगा, जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम होगा, आप इस डायग्राम से समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि कोई यहां इलेक्ट्रॉन था फर्स्ट सेल में, ये यहां से सेकेंड सेल में चला गया हो। फर्स्ट सेल में था इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए फर्स्ट सेल में था और यहां से ये सेकेंड सेल में चला गया। जब सेकेंड सेल में चला गया तो वहां से फिर नीचे गिरेगा। जब नीचे गिरेगा तो इससे कुछ रेडिएशन निकलेगा, ये रेडिएशन निकला। ठीक है भाई, ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया हो, थर्ड सेल में चला गया हो, फिर वहां से नीचे आएगा तो इस दौरान भी कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, ये रेडिएशन। फिर इसी तरीके से मान लीजिए कि फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन चला गया हो, ये फिर वहां से जब नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, ये एनर्जी रिलीज कर दी। इसी तरीके से फिफ्थ सेल में भी हो सकता है, इसी तरीके से सिक्स और सेवंथ। तो ऐसे हम थ्योरेटिकली मान सकते हैं कि इनफाइनाइट सेल्स हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा भाई, अभी जो मैं आपको दिखा रहा था रेडिएशन दिखा रहा था, तो ये जो रेडिएशंस हैं स्पेक्ट्रोग्राफ में किस तरीके से दिखेंगे ऐसे समझिए। जो मैंने अभी रेडिएशन दिखाए हैं वो रेडिएशन जब स्क्रीन पे दिखेंगे तो वो कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे। और ये जो रेडिएशन है, इन रेडिएशंस को स्टडी किया था लाइमैन ने। ये जो आप बैंड्स देख रहे हैं ये क्या है, पूरा यहां से यहां तक का ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। अब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो ये वाली आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, इनको किसने स्टडी किया है, इनको स्टडी किया लाइमन ने। इनको किसने स्टडी किया, लाइमन ने। लाइमन क्या बताया, लाइमन ने बताया कि यार जो यहां मैंने लाइंस देखी हैं ये लाइंस कैसे बनी है पता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से, ये जो बात कह रहे हैं किसके कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, हाइड्रोजन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, तो लाइमन बता रहे हैं कि देखिए हाइड्रोजन का जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले करके किसी भी सेल में चला जाए, सपोज ये सेकेंड सेल हो गई, थर्ड सेल हो गई, फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई, तो लाइमन ने बताया कि देखिए इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में जाए, सेकेंड में जाए वापस फर्स्ट में आएगा, थर्ड में जाए वापस फर्स्ट में आएगा,
ये फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ में जाए वापस से कहाँ आएगा, फर्स्ट में आएगा। फिफ्थ में जाए वापस से कहाँ आएगा, फर्स्ट में आएगा। तो जब ये आएगा इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, ये देखिए जब सेकंड में गया एनर्जी रिलीज किया, जब थर्ड से फर्स्ट में गया एनर्जी रिलीज किया, जब फोर्थ से फर्स्ट में गया एनर्जी रिलीज किया। तो हर बार ये जो एनर्जी रिलीज हुई है यही आपको यहाँ बैंड्स की फॉर्म में दिखाई दे रही है ये। ठीक है, तो भाई लाइमन ने कहा कि ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो रेडिएशन है जिसकी ये लाइंस आपको यहां दिखाई दे रही हैं, मैं इनके लिए इनकी मैं वेवलेंथ कैलकुलेट करके बता सकता हूं। लाइमन ने कहा कि मैं इनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करके बता सकता हूं। तो लोगों ने कहा अच्छा कैसे बताओगे? तो इन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया, इन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया और वो जो फॉर्मूला था वो ये था। किसका फॉर्मूला दे रहे हैं ये? वेवलेंथ का। जो लाइंस दिखाई दे रही थी इनको हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, उन लाइंस के लिए वेवलेंथ का इन्होंने फॉर्मूला दिया। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से 1/λ। 1/λ को और क्या बोलते हैं? वेव नंबर भी बोलते हैं। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इन्होंने किसका फॉर्मूला दिया? वेव नंबर का फॉर्मूला दिया। तो फॉर्मूला क्या है? 1/λ इज इक्वल टू आर। ये एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है और इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है भाई, और ये वैल्यू होती कितनी है? 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, तो अभी मैंने आपको बताया कि लाइमन ने स्टडी किया हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को और कहा कि इस स्पेक्ट्रम की हेल्प से मैं बता सकता हूं कि हर एक लाइन जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मिल रही है, इस लाइन का वेवलेंथ कितना है मैं बता सकता हूं। और फॉर्मूला दे दिया उन्होंने 1/λ इज इक्वल टू आर, और ब्रैकेट में लिखना है 1/n1² माइनस 1/n2²। अब यहाँ पे n का मतलब क्या है? n का मतलब है नंबर ऑफ सेल्स। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ सेल्स। तो n1 कौन सी वैल्यू होगी? तो लाइमन ने जिन्हें स्टडी किया था, जिन स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी किया था, उसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल से कहां पे आ रहा था? फर्स्ट सेल में आ रहा था। इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल से, चाहे वो सेकंड में गया हो तो वापस कहां आ रहा? फर्स्ट में। चाहे वो थर्ड में गया हो तो वापस कहां आ रहा? फर्स्ट में। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि लाइमन ने जिन लाइंस को स्टडी किया था वो लाइंस कैसे बन रही थी? जब इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल से फर्स्ट सेल में आ रहा था। तो यार इस फॉर्मूले में जो n1 है वो 1 है। लाइमन के फॉर्मूले में n1 की वैल्यू कितनी होगी? 1। और n2 की वैल्यू कितनी हो सकती है? 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी हो सकती है। मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ सकता है फर्स्ट सेल में। ठीक, और ये z², z का मतलब क्या है? ये एटॉमिक नंबर है। z क्या है? एटॉमिक नंबर है। मतलब हम आपको ये जो फॉर्मूला बता रहे हैं, ये फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए बनाया गया है या फिर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए बनाया गया है? अब ये हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए हीलियम। अब अगर हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो क्या बनेगा? हीलियम प्लस। तो भाई ये क्या बन गया? ये भी हम कह देंगे कि भाई हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स हो गया। फिर लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम में भी अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे इसके, तो अब ये कैसा हो गया? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस कर दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, हाइड्रोजन जैसा हुआ। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 चले गए, तो ये किसके जैसा हो गया? हाइड्रोजन जैसा हो गया। तो ये बात है। तो अभी हम देखेंगे इस फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे। अब बात थोड़ा सा करते हैं बामर की। बामर ने ये जो स्पेक्ट्रम आप देख रहे हैं, हमें और आपको केवल ये वाली लाइंस दिखाई देंगी, हमें और आपको केवल ये वाली लाइंस दिखाई देंगी नेकेड आई से। क्यों भाई? क्योंकि ये जो लाइंस हैं बामर ने जिनको स्टडी किया था भाई, ये विजिबल स्पेक्ट्रम वाली हैं। मतलब क्या है? मतलब मैंने
आपको बता रखा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसकी एक रेंज मैंने आपको बताई थी, उसकी मैंने एक रेंज बताई थी कि भाई किसी भी बॉडी से, चाहे आपके हाथ से, चाहे आपके सर से, हर जगह से हर तरह के रेडिएशंस आ रहे हैं, ठीक। लेकिन हमें केवल कौन से रेडिएशंस दिखाई देते हैं? जिनका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। इनको हम बोलते हैं विबग्योर। और इनसे इनके अगर रेंज वाइज थोड़ा सा हम इसके पहले जाएं तो जो रेडिएशंस होती हैं वो कौन सी होती हैं? अल्ट्रावायलेट। ये हमें दिखाई नहीं देती हैं, इनके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से आप यहां देखिए, हम कह रहे हैं ये 365 नैनोमीटर, यानी लगभग 400 नैनोमीटर से लेकर के यहां कितना दिया हुआ है? 656, यानी लगभग 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक का जो रेडिएशन होता है, ये तो हम देख सकते हैं अपने आईज से, ये विजुअल होता है। लेकिन इससे कम वाला जो वेवलेंथ वाला रेडिएशन होगा उसे हम नहीं देख पाएंगे, इससे ज्यादा वाले को भी नहीं देख पाएंगे, ठीक, दोनों को नहीं देख पाएंगे। तो अब क्योंकि विजिबल कौन सा है? 400 से 700 वाला, तो इसीलिए सबसे पहले बामर ने इसी को देखा क्योंकि ये विजिबल है। फिर बाकी लोगों ने, जैसे पास्चर ने भी देखा, तो उन्होंने देखा कि एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से देखा जाए, क्या पता कुछ और भी लाइंस हो, तो पता चली हाँ भाई और भी लाइंस हैं, ये इंफ्रारेड वाली रेडिएशन है। और इसी तरह से और फार इंफ्रारेड, और थोड़ा सा जिनका वेवलेंथ ज्यादा था, फिर और वेवलेंथ ज्यादा था, और इंफ्रारेड। तो कहने का मतलब देखिए कितने नाम आपके सामने आ रहे हैं। एक नाम आया लाइमन, एक नाम क्या आ गया भाई? एक नाम आया लाइमन, ठीक, यहां देख लीजिए, यहां से वही बात है, एक नाम लाइमन है, ठीक। फिर उसके बाद एक नाम बामर है, ठीक। उसके बाद एक नाम पासन है, एक नाम ब्रैकेट है, और एक नाम पी फंड है, ठीक है भाई। ये जो 5 नाम है आपको याद रखने हैं। क्या याद रखना है कि यार लाइमन के लिए जो N1 की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है, ये याद रखना है आपको। बामर के लिए N1 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। मतलब बामर उन लाइंस का स्टडी कर रहे थे जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल से सेकंड सेल में आता है, ठीक है। पासन के लिए N1 की वैल्यू क्या है? 3 है। ब्रैकेट के लिए N1 की वैल्यू क्या है? 4 है। पी फंड के लिए N1 की वैल्यू क्या है? 5 है। तो बस ये 5 सीक्वेंस में आपको याद रखना है। और N2 की वैल्यू क्या हो सकती है? तो भाई 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहां पे भी N2 की वैल्यू क्या हो सकती है? 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। यहां N2 की वैल्यू 4, 5, समझ गए आप? तो आपको ये 5 नाम सीक्वेंस में याद करना है। लाइमन, बामर, देखिए यहां पे लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, पी फंड, ठीक है भाई। तो ये आपको सीक्वेंस में इसी तरीके से याद रखना है। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाई लाइमन के लिए ये फॉर्मूला है, तो ये सबके लिए ही फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए अगर हम बामर की बात करें, तो बामर को अगर बताना हो कि यार मैं जिन लाइंस को स्टडी कर रहा हूं उनकी वेवलेंथ अगर आपको फाइंड आउट करनी है, तो 1/λ इज इक्वल टू आर। आर क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इतनी होती है। और ब्रैकेट में क्या करना है? 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और बाहर z स्क्वायर। तो यहां पे अगर हम उन लाइंस की वेवलेंथ पता कर रहे हैं जिनको कि बामर ने स्टडी किया था, तो n1 की वैल्यू कितनी रख देंगे? 2 रख देंगे, और n2 जो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है रिडबर्ग फॉर्मूला, ये जितने भी साइंटिस्ट जिन्होंने स्टडी किया हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को, इन सब के जो लाइन की वेवलेंथ है उसको पता करने के लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से ये जो डायग्राम है आपके दिमाग में बना रहना चाहिए।
कि बामर के लिए जो फर्स्ट लाइन है वो कहाँ से आ रही है, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल से कहाँ आता है। देखिए बामर के लिए फर्स्ट लाइन कहाँ से कब बन रही है, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल से कहाँ पे गिरता है, सेकंड सेल में। ठीक, और सेकंड लाइन कैसे बन रही है, जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल से कहाँ गिरता है, सेकंड सेल में। थर्ड लाइन कैसे बन रही है, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से, फिफ्थ से कहाँ पे आता है, सेकंड में। ठीक, तो इसी तरीके से पासन के लिए भी, ब्रैकेट के लिए भी है। अब हमने समझ लिया थियोरेटिकली, अब हम इसको न्यूमेरिकल में किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। लैंग्वेज देखते हैं क्वेश्चन की। कहा जा रहा है द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन इन द बामर सीरीज। देखिए अब बामर बोलते ही आपके दिमाग में क्या पिक्चर जानी चाहिए, पिक्चर ये जानी चाहिए कि ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है n इज इक्वल टू 1, ये सेकेंड सेल है n इज इक्वल टू 2, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है। ठीक, तो सबसे पहले क्या था, लाइमन था, उसके बाद क्या था, बामर। तो बामर के लिए क्या है, ये फर्स्ट लाइन होती है, जब थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, यहाँ आता है। बामर के लिए दूसरी लाइन, बामर ने जिन लाइंस को स्टडी किया था तो उसमें दूसरी लाइन कौन सी थी, जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल से सेकंड सेल में आता है। थर्ड लाइन क्या थी, जब फिफ्थ सेल से कहाँ पे आता है, सेकंड सेल में आता है। ठीक है, तो देखिए अब क्या कह रहे हैं, द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन का मतलब आप समझ गए कि फर्स्ट लाइन के लिए यानी कि देखिए n1 की वैल्यू तो बामर के लिए फिक्स है, n1 की वैल्यू बामर के लिए फिक्स है और वो कितनी है, 2 है। ठीक है भाई, n2 की वैल्यू हमको देखनी है, तो फर्स्ट लाइन के लिए n2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ये देखिए फर्स्ट लाइन जो है ये फर्स्ट लाइन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है कहाँ गिर रहा है, सेकंड सेल में गिर रहा है। तो इसलिए बामर के लिए जो n1 की वैल्यू होगी वो तो फिक्स हो गई कि 2 रहेगी। अब पहली लाइन के लिए n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सेकेंड लाइन के लिए n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी तरीके से सो ऑन। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं, इन्होंने वेवलेंथ आपको पहले से बता दिया है, वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज इज दिस नैनोमीटर। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन। अब कह रहे हैं सेकेंड लाइन के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करें और लिमिटिंग लाइन के लिए भी वेवलेंथ कैलकुलेट करें। ठीक है, सेकेंड लाइन कौन सी है, सेकेंड लाइन ये वाली है, जब इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, फोर्थ से कहां जा रहा है, सेकेंड में जा रहा है। और लिमिटिंग लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ये वाली फिफ्थ है ना, सॉरी 1 2 3, थर्ड लाइन कहां से आ रही है, जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ सेल से गिरता है सेकेंड में। लिमिटिंग का मतलब हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आ रहा हो कहां, सेकेंड में। ये लिमिटिंग लाइन है। ठीक है भाई, अब देखिए, अब हम ये रिडबर्ग फॉर्मूला जानते हैं हम। अब देखिए इस फॉर्मूले में हमने यहाँ पे z नहीं लिखा है, तो यार z इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे कुछ हमको दे नहीं रखा है कि कौन सा किस पार्टिकल की बात चल रही है, तो हम मान लेंगे कि हाइड्रोजन की बात चल रही है। अब सेकेंड लाइन बामर सीरीज के सेकेंड लाइन के लिए n1 की वैल्यू तो फिक्स ही है कि 2 रहेगी, लेकिन सेकेंड लाइन के लिए n2 की वैल्यू क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, देखिए ये रहा, ये सेकेंड लाइन है अपनी, और इसमें ये देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है। तो फोर्थ सेल से कहाँ जा रहा है, सेकेंड सेल में जा रहा है। ठीक, तो इसीलिए हमने फॉर्मूले में यहाँ पे n1 2 ले लिया है, n2 4 ले लिया है। वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और ये कांस्टेंट की वैल्यू, तो लैम्डा की वैल्यू ये आ जाएगी भाई। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी। और हमसे क्या बोला है, और बोला है लिमिटिंग लाइन के लिए, तो लिमिटिंग लाइन के लिए n1 की वैल्यू तो फिक्स ही है, वही 2 रहेगी। n2 की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, पुट द वैल्यूज गेट द आंसर, तो जो आपका आंसर आएगा नैनोमीटर में इतना आ जाएगा, 364 नैनोमीटर। ठीक, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहां लैंग्वेज देखी जाए तो कहा जा रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। इस बार वेवलेंथ पूछा जा रहा है, ऑब्टेन्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ Li2+ आयन। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिया है, लिथियम आयन दे दिया है। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 2+ अगर लिख दिया, इसका क्या मतलब है कि 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचे कितने, 1 इलेक्ट्रॉन।
और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब अब लिथियम 2+ कैसा पार्टिकल हो गया, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल हो गया। लेकिन बस बात इतनी है कि इसके लिए जो Z की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी। फॉर्मूले में जो फॉर्मूला रिडबर्ग फॉर्मूला है उसमें ब्रैकेट के बाहर Z हम रखते हैं Z², तो वहां पे Z की जगह पे हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। ठीक, अच्छा फिर क्या कह रहे हैं, when the transition takes place between two levels whose sum is 4 and the difference is 2। कह रहे हैं कि जो ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक एनर्जी सेल से दूसरे एनर्जी सेल में जाना, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। तो कहा जा रहा है कि यार जिन एनर्जी सेल्स के बीच में ट्रांजिशन चल रहा है उन एनर्जी सेल्स का टोटल होता है 4 और डिफरेंस है 2। मतलब क्या हुआ, हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल, जिस एनर्जी लेवल से दूसरे में जा रहा है, उन दोनों का अगर टोटल किया जाए तो 4 आता है और अगर डिफरेंस किया जाए तो 2 आता है। ये बहुत आसान, मतलब एकदम पहली जैसी ट्रिकी एक मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया, लेकिन आसान है। कि मैं कहूं कि आप बताओ मेरे पास 2 नंबर हैं, इनको टोटल करो तो 4 आता है और इनका डिफरेंस 2 है, तो बताओ वो 2 नंबर क्या है। तो बड़ी आसानी से आप बता दोगे कि यार एक नंबर 3 होगा और एक 1 होगा। 3 और 1 को ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा और 3 और 1 का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। तो ये पहले तो हमने ये सुलझा लिया कि बात कहाँ की चल रही है। तो हमें पता चल गया कि भाई जो बात चल रही है वो कहाँ की चल रही है, थर्ड और फर्स्ट की चल रही। इसका मतलब कौन सी सीरीज हुई है, तो लाइमन सीरीज हुई, क्योंकि लाइमन में ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में आके गिरता है। कोई बात नहीं, लेकिन हमसे ये तो पूछा ही नहीं, हमसे तो डायरेक्ट वेवलेंथ पूछा है, तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देंगे, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, अच्छा इस फॉर्मूले में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें लिथियम बोला है तो यहाँ Z² करना पड़ेगा, Z², यानी यहाँ 3 का स्क्वायर करना होगा, तब जा करके आप सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक, तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। फिर से यहाँ वेवलेंथ ही पूछी जा रही है इन नैनोमीटर। ठीक है, एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, ठीक है हाइड्रोजन की बात चल रही, जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और ये प्रोटॉन हुआ, ये फर्स्ट सेल हुई। और जो फर्स्ट सेल होती है वो होती है, तो फर्स्ट सेल जो होती है वही ग्राउंड स्टेट वाली सेल होती है। फिर इसके बाद ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड। तो क्या कह रहा है कि थर्ड से जंप मार रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया एनर्जी लेकर के, वापस से नीचे गिरा कहाँ पे आया, फर्स्ट पे। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ N1 की वैल्यू तो 1 रहेगी और N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मतलब ये किस सीरीज की बात चल रही है, लाइमन की चल रही है। ठीक, अब तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में खास, सीधा सा फॉर्मूला में सीधा वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो N1 के लिए N1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर होता है, N2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है ना। और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी, तो इस तरीके से हमारा लैम्डा आ गया। और कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी पता करना चाहें तो पता कर सकते हैं। तो फ्रिक्वेंसी जो यहाँ पे हो जाएगी, हम फॉर्मूला जानते हैं कि लैम्डा इंटू न्यू होता है, लैम्डा तो यानी कि फ्रिक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लैम्डा हो जाएगी। सी की हमें लाइट की स्पीड पता है, लैम्डा हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लिया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी लैंग्वेज देखते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रॉम बामर फॉर्मूला व्हेन n इज इक्वल टू 3। बामर का मतलब क्या है, बामर के लिए फिक्स है कि N1 की वैल्यू कितनी होगी, 2, और क्या कहा जा रहा है, n इज इक्वल टू 3। तो ये n कौन सा है, ये N2 की वैल्यू आपको बताई जा रही है, क्योंकि बामर के लिए N1 तो फिक्स होता है और वो कितना होता है, 2। और यहाँ जो वैल्यू हमको दे रहे हैं n इज इक्वल टू 3, वो क्या है, N2 की वैल्यू। तो बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर, सीधा सा वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। फिर से यहाँ पे क्योंकि हमको नहीं बताया किस पार्टिकल के लिए, तो हम मान लेंगे हाइड्रोजन के लिए, और इसलिए हमने यहाँ Z की जगह पे क्या रख दिया, 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, Z की वैल्यू 1 होती है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज।
करस्पॉन्डिंग N2 इक्वल टू 3। तो देखिए फिर से लाइमन का मतलब क्या हुआ कि N1 की वैल्यू 1 फिक्स और N2 3 है, तो बस अब तो कुछ क्वेश्चन बचा ही नहीं। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, 1 का स्क्वायर कर देंगे, इधर 3 का स्क्वायर कर देंगे, R की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन लेते हैं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 13 क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। What is the wavelength of light emitted when the electron of hydrogen atom undergoes a transition from an energy level N4 to an energy level N2? देखिए ये प्रोटॉन है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ठीक, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फोर्थ से 2 में हो रहा है, फोर्थ से 2 में हो रहा है। अगर फर्स्ट में होता तो ये लाइमन सीरीज होती, सेकंड में हो रहा तो बामर सीरीज हो गई। कोई बात नहीं, हाइड्रोजन एटम दिया है तो यहाँ पे अगर हम Z स्क्वायर की वैल्यू भी रखेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। N1 हमको फिक्स है यहाँ पे कि जो लोअर वैल्यू है कितनी है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दिए, और N2 स्क्वायर 4 से आ रहा है तो 4 स्क्वायर कर दिए। तो बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ये नैनोमीटर में वेवलेंथ आ जाएगी। और ये भी पूछा गया कि बताइए जो वेवलेंथ आ रही है वो किस कलर से के करस्पॉन्डिंग है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की विबग्योर की रेंज होती है। ठीक, तो वॉयलेट के लिए ये वाली रेंज रहती है और ये वाला रेड के लिए रहता है। ठीक है, तो ये जो रेंज आ रही है ये ब्लू कलर के आसपास की आ रही है। अब ये जो अपने सामने क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस ऑब्टेन्ड व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इन n इक्वल टू 6 ड्रॉप्स टू द ग्राउंड स्टेट। हमसे कहा जा रहा है कि देखो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया और ये फर्स्ट सेल है n इक्वल टू 1, ठीक है, और ये n इक्वल टू 2, इसी तरीके से 3, 4, 5 और फिर 6। ठीक है भाई, अब अपने से कह रहे हैं 3, 4, 5, 6 यार इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि जब ये ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो कितनी पॉसिबल लाइंस बन सकती हैं। तो देखिए एक पॉसिबिलिटी है कि वहां से डायरेक्ट फर्स्ट में आके गिरे, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वहां से डायरेक्ट आके सेकंड में गिरे, फिर तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहां से आके थर्ड में आ जाए, फिर अगली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहां से फोर्थ में आ जाए, अगली पॉसिबिलिटी हो सकती है 5 में आ जाए। ठीक है, एक तो मैंने ये पॉसिबिलिटीज बताई। अब समझिए बात को, अब जो फिफ्थ में इलेक्ट्रॉन आ गया उसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं कि पहले 6 से 5th में आया और जब 5th में आ गया यानी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वो वहां से डायरेक्ट जा सकता है कहाँ, फर्स्ट में, फिर वहां से डायरेक्ट जा सकता है कहाँ, सेकंड में, फिर वहां से कहाँ जा सकता है, थर्ड में, फिर वहां से कहाँ जा सकता है, फोर्थ में। इतनी पॉसिबिलिटीज हो गई। ठीक है भाई, आपको 6th फ्लोर में एक बॉल दी गई है और कह रहे हैं कि यार इस बॉल को आप कितने तरीके से नीचे फेंक सकते हो। तो पहला तरीका वहां से आप सीधे फर्स्ट में डालो, ग्राउंड में सीधे फेंक दो। दूसरा तरीका है कि वहां से आप पहले 2nd फ्लोर में फेंक दो। अगला तरीका हो सकता है 3rd में फेंक दो, अगला हो सकता है 4th में, अगला हो सकता है 5th में। तो यही मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिखा रखा है कि पॉसिबिलिटीज देखिए क्या क्या है। 6 से आप डायरेक्ट 1 में डाल सकते हो, 6 से 2 में डाल सकते हो, 6 से 3rd में, 6 से 4, 6 से 5, टोटल कितनी लाइंस मिली, 5। ठीक है भाई, अब जब 5th में आएगा, 6 से देखिए 5th में आया था ना, तो 5th से डायरेक्ट कहाँ गिर सकता है, 1 में, 5th से 2 में भी जा सकता है, 5 से 3, 5 से 4, तो कितनी लाइंस मिलेंगी, 4। जब 4th में आ जाएगा तो वहां से डायरेक्ट 1 में फेंक सकते हो, 2 में, 3 में, तो टोटल 3 लाइंस मिलेंगी। अब जब 3 में इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो वहां से गिरने की पॉसिबिलिटी 1 में भी हो सकती है, 2 में भी हो सकती है, तो 2 लाइंस यहां से मिलेंगी।
जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में आ जाएगा तो वहां से नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी एक ही होगी, वो 1 के पास जा सकता है। ठीक, तो इस तरीके से नीचे गिरने की बात हमसे पूछी जा रही थी, ड्रॉपिंग की बात चल रही थी। तो टोटल आप अगर करते हैं इसको तो 5 4 3 2 और ये 1, तो इस तरीके से टोटल 15 लाइंस आपको मिलेंगी अगर इलेक्ट्रॉन कहां से जंप कर रहा है, 6 नंबर ऑफ सेल से। ठीक, एक और क्वेश्चन है अपने पास, आसान सा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से समझिए। क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन बामर सीरीज। समझिए बात को। सबसे पहले तो बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। ठीक है भाई, हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। ये फॉर्मूला किसके लिए है, वेवलेंथ के लिए है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। क्या कहा जा रहा है, हमें क्या चाहिए, हमें इसकी लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। हमसे क्या कहा जा रहा है कि लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम आए तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। भाई इन दोनों में रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। अगर आप चाहते हो कि ये वाली वैल्यू ज्यादा आए, लैम्डा की वैल्यू ज्यादा आए, तो इसका क्या मतलब हुआ, म्यू बार की वैल्यू क्या आए, कम आए। यही मतलब तो हुआ। अगर लैम्डा ज्यादा आप चाहते हैं तो इसका मतलब म्यू को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब अगर आप म्यू बार कम चाहते हो तो इसका मतलब ये वाली जो टोटल वैल्यूज हैं, ये वाली पूरी, इनका भी जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए वो कम आना चाहिए, है ना। अच्छा, आर तो कांस्टेंट है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब बचा क्या, ये बड़ा वाला ब्रैकेट बचा। तो अगर आप चाहते हो कि वेव नंबर कम आए, भाई आप क्या कह रहे हो, आप वेवलेंथ ज्यादा चाहते हो, ये ज्यादा चाहते हो आप वेवलेंथ, ये कम मिल सकती है ज्यादा जब वेव नंबर क्या आए, कम आए। और वेव नंबर कब आएगा, जब ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है भाई, अब ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू कम कैसे आएगी, समझिए बात को। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 10 - 5, तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। मैं लिखूं 10 - 6, तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। मैं लिखूं 10 - 7, तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब अगर आप चाहते हो कि कम वैल्यू आए तो क्या करना पड़ेगा, दूसरी वाली जो डिजिट है उसको क्या कर दो, ज्यादा कर दो। जैसे अगर दूसरी वाली डिजिट 7 हो गई तो फिर आंसर आपका क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो आप क्या चाह रहे हो, डिमांड क्या थी कि ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कम आए, ये डिमांड थी आपकी, है ना। और ऐसा कब हो सकता है, जब ये वाली जो वैल्यू है यानी कि ये वही हमने यहां लिख दिया अलग से, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, ज्यादा आए, इसकी वैल्यू क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए। अच्छा भाई ठीक है। अब अगर आप चाहते हो, ये बताइए 1/1 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। 1/2 इज इक्वल टू कितना होता है, 0.5 होता है। 1/3 इज इक्वल टू कितना होता है, 0.3 होता है। ठीक है भाई, तो क्या देखा आपने देखा कि अगर नीचे क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, नीचे अगर डिनोमिनेटर को अगर आप ज्यादा करते हो तो टोटल वैल्यू आपकी क्या आती है, कम आती है। तो हमसे क्या कहा जा रहा है, ये पूरी वैल्यू हमको ज्यादा चाहिए। अगर ज्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर जो है उसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यानी कि n2 की वैल्यू अगर क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। तो अब पूरा फिर से कैलकुलेशन लाते, क्या पूछा गया था कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। हमसे कहा जा रहा है कि भाई आप बताइए कहां से जैसे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल। ठीक है भाई, अब ये 1 2 3 4 और 5 बामर की बात चल रही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गिरेगा,
इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गिरेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गिरेगा। ठीक है ना, समझना ध्यान से। ये इससे कुछ रेडिएशन निकलेगा, इससे भी कुछ रेडिएशन निकलेगा, इससे भी कुछ रेडिएशन निकलेगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब इतना तो पता चल रहा है कि 3 और 2 के बीच में ये जो जो ये रेडिएशन निकल रहा है, इसका कुछ वेवलेंथ होगा, इसका भी कुछ वेवलेंथ होगा, इसका भी कुछ वेवलेंथ होगा। ठीक, अब हमसे यही तो पूछा जा रहा था ना, हमसे यही तो पूछा जा रहा था कि बताओ कि बामर सीरीज के लिए N2 की वैल्यू, जब ये कहते हैं कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, है ना, कह रहे हैं जो सबसे लंबी वेवलेंथ है उसका वेव नंबर कैलकुलेट करो। तो पहले तो ये पता करना था कि वेवलेंथ सबसे लंबी होगी किसकी। तो हमें पता चल गया कि सबसे लंबी वेवलेंथ उसकी होगी जिसके लिए N2 का वैल्यू, N1 का वैल्यू तो फिक्स है कि 2 ही रहेगा, है ना। कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से कहां से आके कहां गिरे, सेकंड पे आके गिरे, तो ये तो फिक्स है। हमसे पूछा गया था बताओ वेवलेंथ सबसे ज्यादा किस में होगी, तो हमने पता लगा लिया कि सबसे कम वैल्यू वाले के लिए तो 3 सबसे कम वैल्यू है, 2 के बाद 3 ही तो कम है ना, 4 तो उससे ज्यादा है, 5 उससे भी ज्यादा है। तो हमें ये पता लग गया कि यार ये वाला जो ट्रांजिशन हो रहा है कहां से कहां के लिए, थर्ड से सेकंड के लिए, इसकी जो वेवलेंथ है ये सबसे ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ उससे कम, इसकी वेवलेंथ उससे भी कम, और ऊपर वाले की वेवलेंथ और कम, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ कितनी। अब ये कह रहा है कि जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है उसका वेव नंबर बताओ। तो यार वेव नंबर के लिए फॉर्मूला है बस, तो बस इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17।